गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 3 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 8 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड लिंक्स ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। एंड 8 मंथ का जो कंटेंट है उसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई। तो यूएई में भारत के अगले एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर दीपक मित्तल। तो डॉक्टर दीपक मित्तल ये बने हैं इंडिया के नए एम्बेसडर कहाँ पर? यूएई में। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। और कल ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि दिनेश के पटनायक ये बने हैं कनाडा में भारत के नए हाई कमिश्नर। एंड आई होप अब आपको हाई कमिश्नर और एम्बेसडर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखना है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई ये बने हैं कौन? डॉक्टर दीपक मित्तल। बात करें यूएई की, कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात्स दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एंड पीएम है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, यानी कि नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया के यूएई में कौन है? डॉक्टर दीपक मित्तल। अब रिसेंट की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं उनको एक बारी हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे बात करें, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वापस से रीअपॉइंट हुए हैं, दैट इज सतीश कुमार। फिर बात करें इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा, तो ये है दिनेश के पटनायक। नेक्स्ट है उर्जित पटेल, या ये जो है हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं एंड ये बने हैं आईएमएफ में नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एस कृष्णन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये यहाँ पर बने हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, डॉक्टर राजीव रंजन की, तो डॉक्टर राजीव रंजन ये बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ रिस्क ऑफिसर। अनीश दयाल सिंह नरेंद्र मोदी के डेप्यूटी एनएसए बने हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। रजीत पुन्हानी की बात करें तो फसाई के ये अभी सीईओ बने हैं। श्रीनिवासन के की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट बने हैं। फिर बात करें सतीश गोलचा की, तो ये बने हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, नए पुलिस कमिश्नर बने हैं दिल्ली के। टाटा सन्स के डायरेक्टर की बात करें तो ये बने हैं कौन? नोएल एंड टाटा। डॉक्टर ए राजा राजन, तो ये बने हैं कौन? ये हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अभी हेड बने हैं। एंड उसके अलावा पुष्पेंद्र सिंह की बात करें तो ये बने हैं अभी इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। एंड संजय वात्स्यायन की बात करें तो ये है वाइस चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ। एंड इसके अलावा बात करें अजय सेठ की, तो ये इरडा के नए चेयरमैन बने हैं। एंड उत्पल कुमार सिंह, तो ये संसद टीवी के सीईओ अभी यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। तो 2025 में रमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर किसने जीता है? तो ये मिला है किसको? एजुकेट्स गर्ल्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड इस बार का दिया गया है। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल्स ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया से ये है। बाकी अदर विनर्स भी हैं, लाइक बात करें मालदीव की, फिलीपींस की, तो यहाँ से भी विनर्स हैं। बट अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, जिसको यहाँ पे रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा एशियाज नोबेल प्राइज या फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? एजुकेट्स गर्ल्स नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है राजस्थान से। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। और जो अदर विनर्स है उसमें बात करें शाहिना अली की, जो बिलोंग करती है मालदीव से। एंड फिर आते हैं फ्लेविनियो एंटीनियो जो कि बिलोंग करते हैं फिलीपींस से।
और एजुकेट गर्ल्स की जो ये फाउंडेशन है या फिर जो आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मोटो है वो क्या होगा, वन गर्ल्स एट अ टाइम। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब रिसेंट में कुछ अवार्ड्स मिले हैं, एक बार उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि बात करें पेन ट्रांसलेट अवार्ड की, तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। कलिंग रत्न प्राइज 2024, देखिए मिला तो 2025 में है, बट 2024 के लिए दिया गया है किसको, धर्मेंद्र प्रधान को। पेन पिंटर प्राइज 2025 इंपॉर्टेंट है, ये मिला है लेला अबोलेला को। चिंता रविंद्रन प्राइज ये मिला है किसको, शरण कुमार लिम्बाब्वे। फिर बात करें रशिया का एक दोस्तोवस्की स्टार प्राइज है, ये मिला है जावेद अख्तर को। एंड फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन सेंट्स मास्टर प्राइज, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इंडियन बने हैं, ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। अगर आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा सा इवेंट होता है तो ये सेंड पे जो है एक अपनी कलाकृति बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रिपब्लिक डे हो गया तो ये उसकी कलाकृति बनाएंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसकी कलाकृति बनाई है। तो ऐसे सेंड पर जो है अपनी आर्ट को यहाँ पे बनाते हैं। माइट भी आपने इनको देखा होगा सोशल मीडिया पे या कैसे भी, तो ध्यान रखना सुदर्शन पटनायक, राइट। फिर बात करें सरस्वती सम्मान 2025, तो ये मिला है भद्रेश दास को। 59th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को। एबल प्राइज 2025, तो ये है जापानीज मैथमेटिशियन दैट इज मसाकी कासावारा। गुंटर ब्लॉक्स की बात करें तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 एंड आर के राम कुमार को मिला है संगीत कलानिधि प्राइज 2025। ठीक है, एंड पिचकर प्राइज की बात करें तो ये किसको मिला है, ये मिला है लियो जियाकुन को 2025 में। तो ये आपके सभी रिसेंट के अवार्ड्स थे जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। तो जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2025 उसका 19th एडिशन अभी यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो उसी में ही इंडिया की रैंक क्या है ये आपसे पूछी गई है। तो जब भी कोई भी आप रैंक को, इंडेक्स एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है उसमें तीन चीजें। पहली तो ये कि एडिशन कौन सा था, दूसरा ये कि उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, एंड तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी कि टॉप कंट्री कौन सी है, और एक और चीज आपको जरूर से ध्यान रखना दैट इज उसको रिलीज कौन करता है, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करता है। ये चार चीजें आपको हमेशा पढ़नी है जब भी आप किसी भी इंडेक्स के क्वेश्चन को देखते हो। हालांकि इसमें मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी करंट अफेयर के एमसीक्यू सेशन में, जहाँ पे पूरे इंडेक्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो याद रहेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का 19th एडिशन, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है, ये आई है 115। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा कि इसमें रैंक कितनी है भारत की 115। ठीक है, और इसको रिलीज कौन करता है ये भी कई बार पूछते हैं। तो एक सिडनी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि रिलीज करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। ठीक है, एंड टॉप पे कौन सी कंट्री रही है, तो टॉप पे रही है आइसलैंड, कई सालों से ये लगातार टॉप पर बनी हुई है। एंड उसके बाद बात करें कि इसमें 3 डोमेन है, जिसमें बात करें सेफ्टी, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर जो मिलिट्रिलाइजेशन होता है, तो इन सब में ये जो कंट्री है वो हमेशा टॉप पे रहती है। आप देखोगे ऊपर की जो कंट्रीज होती है लाइक आइसलैंड, नॉर्वे, तो ये सब कंट्रीज ना हमेशा जो भी इंडेक्स होता है उसमें काफी टॉप पर रहती है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस की बात करें कौन सी है फर्स्ट नंबर पर, दैट इज आइसलैंड। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है 115 नंबर पर। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी रहेंगी। एंड अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में सिंगापुर यहाँ पे द सेफेस्ट कंट्री में आता है। ठीक है, ग्लोबल पीस की कैटेगरी में, एंड ग्लोबली इसको 6th रैंक यहाँ पर दी गई है, राइट। एंड उसके अलावा बात करें टॉप 3 कंट्रीज की, तो उसमें आता है आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। एंड टॉप 3 पीसफुल कंट्रीज इन एशिया, तो फिर आएगा सिंगापुर, जापान एंड मलेशिया। इंडिया की बात करें तो उसने 2.229 का स्कोर यहाँ पर किया, रैंक है इसकी 115। एंड पाकिस्तान की बात करें जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसकी रैंक है 144। एंड रशिया की बात करें तो रशिया इज रैंक्ड लोवेस्ट अमंग द 163 कंट्रीज। ठीक है, तो रशिया में हम सभी जानते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, तो हालांकि जो ये इंडेक्स है तो उसमें रशिया को यहाँ पे जो है लोवेस्ट रैंक दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन दी रुपे नेटवर्क। तो रुपे नेटवर्क पे जो है किस बैंक ने यहाँ पे इंडिया का पहला EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो है लॉन्च किया है, तो वो क्या यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिंपली आप कह सकते हैं यूनिटी बैंक ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा। तो यूनिटी बैंक ने इंडिया का फर्स्ट EMI बेस्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया ऑन दी रुपे नेटवर्क। तो याद रहेगा
ऑप्शन नंबर ए। तो पहली बार हुई है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। एंड इसमें कोलैबोरेशन किसका है, उसमें कोलैबोरेशन होता है भारत पे का। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड भारत पे जॉइंटली लॉन्च अ क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है भारत पे, एंड इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस एज इंडियाज फर्स्ट ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन दी रुपे नेटवर्क, राइट। तो याद रहेगा। एंड ये कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करता है, इट गिव्स कस्टमर द ऑप्शन टू ईदर मेक फुल पेमेंट्स और कन्वर्ट देयर एक्सपेंसेस इनटू द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई। तो जो आप ईएमआई देखते हो, या तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या तो आप ईएमआई में अपने पूरे एक्सपेंस को कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर आप फुल पेमेंट भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आपको कैसे उसको जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो यूनिटी बैंक का नाम, भारत पे का नाम, एंड इंडियाज फर्स्ट ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे नेटवर्क, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, recently who assumed the post of Comptroller General of Accounts, that is CGA। कैग नहीं है, ये है सीजीए, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। तो इसकी जो पोस्ट है वो किसने एज्यूम करी है, तो वो करी है टीसीए कल्याणी ने, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। ये है टीसीए कल्याणी जिनको की अभी पोस्ट मिली है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है, यानी कि सीजीए की। 1991 बैच की एक इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर है, ठीक है। एंड ये 29th ऑफिसर बनी है जो कि इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सात्विक चिराग वॉन विच मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो ये जोड़ी काफी बार न्यूज पे रहती है, बैडमिंटन की ये जोड़ी है। एंड इन्होंने यहाँ पर जो है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने यहाँ पर जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि एक सेकेंड, सॉरी, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता है। एंड इनको आप जानते होंगे टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे तब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहा, पर ध्यान रखिएगा कि सात्विक रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये दोनों ही बैडमिंटन की जोड़ी है, दोनों साथ में खेलते हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में, जो कि हो रहे थे कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। एंड मेकिंग them the first Indian double pairs to win 2 medal at the world championship। और ऐसा करने वाले ये पहले यहाँ पे जोड़ी बन गए जिन्होंने की 2 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो याद रहेगा नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। और आप इसलिए भी इनको जानते होंगे कि आई थिंक 2023 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। तो न्यूज में रहते हैं काफी ज्यादा, तो याद रहेगा। एंड किसकी जोड़ी है, बैडमिंटन की ये जोड़ी है। कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, अगर हम बात करें सेफ अंडर 17 वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 की, तो ये जीता है इंडिया ने। फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होगा, ये होगा गोवा में। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम्स 2025, तो इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि काफी सारे प्लेयर्स ने जीता है, बट अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ मीराबाई चानू का मेंशन किया हुआ है। फिर बात करें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान में हुई थी, एंड मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। फिर बात करें एशिया रग्बी अंडर 27 वुमेन्स चैंपियनशिप, इसमें जो कि हुई थी बिहार में, ये जीती है किसने, चाइना ने। 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया दैट इज रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये बैंकॉक थाईलैंड में। साइपेन इंटरनेशनल 2025 ये जीता है तान्या हेमंत ने। एंड 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स ये कहाँ पर हुए हैं, चाइना में 7 से लेकर 17 अगस्त के बीच में। एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 ये हुआ है साउथ अफ्रीका, सॉरी ये जीता है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। एंड कॉनकेफ गोल्ड कप ये जीता है मैक्सिको ने। हालांकि अलग से पूरी वीडियो मैंने बनाई है स्पोर्ट्स पे लेके, एंड लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट वहाँ पे कवर कराया है, तो आप उसको भी वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कोकोनट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड कोकोनट डे की बात करें तो ये बनता है 2 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, वर्ल्ड कोकोनट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कौशल्या डैम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लड कंट्रोल इन दी घग्गर रिवर बेसिन इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जो ये कौशल्या डैम है ये आपको किस इंडियन स्टेट में मिलेगा जो कि यहाँ पे फ्लड कंट्रोल करता है, जो मतलब एक इंपॉर्टेंट ये स्टेप यहाँ पे है घग्गर रिवर बेसिन पे। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका कहाँ पर, हरियाणा में। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा।
तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ दैट जो कौशल्या डैम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को लेकर कि जो ये घग्गर का जो रिवर बेसिन है वहाँ पे फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है? एंड ये आपको मिलेगा कहाँ पर? हरियाणा स्टेट में। दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट? तो द कौशल्या डैम इज लोकेटेड नियर पिंजौर इन हरियाणा ऑन द कौशल्या रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर। तो घग्गर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कौशल्या रिवर और उसी पर बना है कौशल्या डैम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर स्टोरेज को लेकर एंड फ्लड मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है? एंड हरियाणा इज द ओनली स्टेट विद सच अ डैम ऑन दिस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। 19th गवर्नर कौन बने हरियाणा के? दैट इज असीम कुमार घोष। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन फर्स्ट इंडियन कैंपस इन गुरुग्राम, हरियाणा में इसका बना है कैंपस। हॉकी हरियाणा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल इन 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एशिया का बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट जंगल सफारी ये अरावली हिल्स में ये यहाँ पे बनाने वाले हैं। गुड़गांव may soon become homes to India's first Disneyland amusement park, and the Haryana government has rolled out a new welfare scheme जिसका टाइटल है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ठीक है? ताकि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए। Next question, the Ghaggar River, known as a sort of river of sorrow due to frequent flood, is located in which region of Punjab? तो पंजाब के किस रीजन में आपको ये रिवर ऑफ सोरो जो है घग्गर रिवर ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती है? दैट इज इन द रीजन ऑफ मालवा। अब यहाँ पर ये इतना न्यूज़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी और पंजाब में तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लड वहाँ पे आई हुई है एट प्रेज़ेंट। तो इसलिए जो ये घग्गर रिवर है वो काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है? इस वज़ह से काफ़ी फ्लड वहाँ पे आता है, रिवर ऑफ सोरो के नाम से इसको हम जानते हैं एंड ये पंजाब के मालवा रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है? एंड अगर हम बात करें देखो हरियाणा में तो अभी थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल है, बट अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड वाली सिचुएशन है, काफ़ी फ्लड वहाँ पे आया हुआ है एंड द रीज़न इज़ व्हाट कि जो घग्गर रिवर है वहाँ पे इसको रिवर ऑफ सोरो कहते हैं क्योंकि इससे काफ़ी फ्लड आपको देखने के लिए मिलता है। एंड विशेष रूप से जो आपका ये पटियाला वाला रीजन है, संगरूर वाला रीजन है और जो मनसा वाला रीजन है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो है जो फ्लड है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है? और ये जो रिवर है ना घग्गर रिवर, ये सीजनल रिवर है, ठीक है? एंड इट्स ओरिजिनेट इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लोइंग इनटू पंजाब नियर देराबसी, वेयर इट्स सडन सर्ज ड्यूरिंग द मॉनसून कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। और अभी आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है अभी वहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू अ recent study published in environmental research letter which critical Atlantic Ocean current is at risk of the collapsing। तो अभी एक रिसेंट की स्टडी यहाँ पर हुई है जिसपे एक जो है एक अटलांटिक ओशन करंट है जिसको कि बताया गया कि वो काफ़ी क्रिटिकल है, उसमें कोलैप्स होने का वहाँ पे खतरा है। तो वो किस ओशन करंट की बात यहाँ पर की गई है तो वो आपसे पूछा गया है एंड द आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो जो इन शॉर्ट अगर हम कहें एमोक, तो ये जो है काफ़ी अभी रिस्क पे इसको कहने की बात की गई है कि इसको ढहने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है एंड ये स्टडी यहाँ पे पब्लिश हुई है इन द इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स, राइट? तो याद रहेगा दैट इज अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो यहाँ पर सेम चीजें मेंशन है, द अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन विच इंक्लूड्स द गल्फ ऑफ स्ट्रीम सर्कुलेट वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नॉर्थवर्ड एंड कोल्ड वाटर साउथ एंड इट्स कोलैप्स एज warned in recent studies could disrupt global climate, impact rainfall and temperature patterns and it's weaker than any points in 1600 years। तो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्योंकि अगर हम लास्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये जो है काफ़ी वीकर ये अभी जो है वो दिखाई पड़ती है एंड ये काफ़ी अभी रिस्क पे है। उसके खतरा क्या हो सकता है कि वही चीज़ है कि आप जैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे रेनफॉल है, ग्लोबल क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना दैट इज अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। Next question, according to a recent ruling by the US Court of Appeal for the Federal Circuit, President Donald Trump exceeded his power under which US law while imposing certain tariff। तो हम सभी जान रहे कि अभी हाल फिलहाल में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो न जाने कैसे कैसे टैरिफ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा, कभी किसी चीज़ पे टैरिफ, कभी किसी चीज़ पे टैरिफ। तो ये कौन सी पावर है जिनकी वजह से जो ये डोनाल्ड ट्रंप है
वो यहाँ पे जो है टैरिफ लगाता जा रहा है, ठीक है? वो कौन-सा ऐसा लॉ है इन अगर हम बात करें अमेरिकन के लॉज़ के अकॉर्डिंग जिसको वो पावर देता है कि ये अपनी टैरिफ यहाँ पे बढ़ा सकता है। तो वो पावर आती है कौन-सी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट 1977, ठीक है? तो याद रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ टैरिफ लगाते हैं तो किसी भी कानूनी जो अमेरिकी कानूनी के तहत में अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। तो ये अपनी पावर से एक्सीड कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ में उन्होंने बोला है दैट इज़ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट 1977 में, ठीक है? तो याद रहेगा काफ़ी न्यूज़ में है तो हो सकता है माइट बी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो आपको इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट 1977 का आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़, क्या इसमें काम रहता है? तो देखिए द कोर्ट डिटरमाइंड दैट ट्रम्प्स इन्वोकेशन ऑफ द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट 1977 टू इम्प्लीमेंट टैरिफ वाज इनकम्पैटिबल विद द इंटेंट ऑफ द लॉ। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम ये कहा जाए तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, ये टैरिफ लगा रहे हैं एट प्रेज़ेंट में, तो उसमें जो इनका जो ये लॉ है दैट इज़ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 तो ये इससे एक्सीड कर रहे हैं। ये जो इनका एट प्रेज़ेंट में लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहे हैं। ये जो पूरा लॉ था ये बनाया क्यों गया था ताकि अगर कोई भी इंटरनेशनल थ्रेट आते हैं, कोई भी क्राइसिस आती है, तो उस कंडीशन में आप टैरिफ लगा सकते हो ताकि बाहर का सामान अपने देश में इम्पोर्ट ना हो, लोग बाहर का सामान ना खरीदें और अपने ही देश से सामान वो खरीद के अपने देश को वापस से रिवाइव कर पाएँ। तो इंटरनेशनल थ्रेट हो या फिर कोई क्राइसिस हो, उस कंडीशन में आप ये जो है यहाँ पे लगा सकते हो टैरिफ वाली सिचुएशन, ना कि इकोनॉमिक ट्रेड के इम्बैलेंस को लेकर। बट अभी तो ये मनमानी के हिसाब से कर ही जा रहा है कि जो भी इसको करना है, वो टैरिफ लगा रहा है, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे। तो वही चीज़ें हैं कि ये जो ये पावर है इनकी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट 1977 तो ये इनकम्पैटिबल है विद द इंटेंट ऑफ द लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है आंसर दैट इज़ यूएसए का ये हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली 21st एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास 2025 इज कंडक्टिंग बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो किन दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास 2025 का 21st एडिशन यहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इंडिया एंड यूएसए यहाँ पे जो कर रही है युद्ध अभ्यास नाम की एक एक्सरसाइज को कर रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा एंड ये हो कहाँ पर रही है? ये हो रही है अलास्का में। इनकी लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? अलास्का यूएसए में ये हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मिशेल स्टार्क ऑफ विच कंट्री रिटायर्स फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल एट द एज ऑफ 35। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी एट द एज ऑफ 35 इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली है मिशेल स्टार्क ने। आई एम श्योर आपने इनको देखा होगा अगर आप क्रिकेट को देखते हो। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं मिशेल स्टार्क, जो कि अभी ऑफिशियली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली है। अब कुछ रिसेंट के रिटायरमेंट है फ्रॉम द क्रिकेट। बात करें चेतेश्वर पुजारा की, इंडिया से हैं, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ली है। आंद्रे रसल फ्रॉम वेस्ट इंडीज, हेनरी क्लासन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ग्लेन मैक्सवेल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मुशफिकुर रहीम फ्रॉम बांग्लादेश, स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मार्कस स्टोइनिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट लिया है। वरुण अरुण की बात करें, निकोलस पूरन की बात करें फ्रॉम वेस्ट इंडीज, हेनरिच क्लासन साउथ अफ्रीका एंड पीयूष चावला, मार्टिन गप्टिल फ्रॉम न्यूजीलैंड, तमीम इकबाल फ्रॉम बांग्लादेश एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था आईपीएल से रिटायरमेंट किसने अभी घोषित किया है? रविचंद्रन अश्विन ने। तो रिटायरमेंट्स में आपको कंट्रीज का एंड कौन से स्पोर्ट से वो हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम who has published a purple notice through Interpol in a complex case of trade based money laundering। तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है जिसमें कि अभी रिसेंटली किसने यहाँ पे पर्पल नोटिस को जो है वो पब्लिश किया है? तो वो क्या इंडिया की एक एजेंसी है दैट इज ईडी ने। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने यहाँ पे पर्पल नोटिस को यहाँ पे इशू किया है। किस चीज़ को लेकर? एक कॉम्प्लेक्स केस है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसमें इन्होंने यहाँ पे जो है ये पर्पल नोटिस को जो है पब्लिश किया है, ठीक है? पहली बार हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज पब्लिश्ड अ पर्पल नोटिस थ्रू इंटरपोल इन अ कॉम्प्लेक्स केस ऑफ ट्रेडिंग बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अर्लियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड इन पायलट इनिशिएटिव ऑफ द सिल्वर नोटिस फॉर ट्रेसिंग एंड रिकवरिंग क्रिमिनल एसेट। तो पहले क्या था कि सिर्फ वो सिल्वर नोटिस के जो ये नोटिस होता है उसमें वो लोग पहल में भाग कर रहे थे, बट अभी जो है इन्होंने पर्पल नोटिस का यहाँ पे जो है वो चीज़ें स्टार्ट करी हैं। किस चीज़ को लेकर? ये जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है उस केस को
उस केस में इन्होंने पर्पल नोटिस का जो इस्तेमाल किया है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इट्स इन्वेस्टिगेशन द ईडी अनकवर्ड एन अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन शेल्स एंटिटीज इन्वॉल्वड इन द मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द यूज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो याद रहेगा आपको पर्पल नोटिस किससे रिलेट करोगे आप, ये होगा आपका ईडी से, एंड किस चीज को लेकर है ये, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है उसके कॉम्प्लेक्स केस को लेकर इन्होंने यहाँ पे इसको पब्लिश किया है, राइट। पर्पल नोटिस की बात करें, इट इज वन ऑफ द 8 टाइप ऑफ अलर्ट इशू बाय द इंटरपोल। तो जो इंटरपोल आपका है ये क्या करता है कि ये अलग अलग टाइप के कुछ यहाँ पे अलर्ट्स देता है, अलग 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 कलर्स के वो होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक आता है आपका पर्पल नोटिस, ठीक है। तो स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेथड ऑब्जेक्ट डिवाइस एंड कंसीलमेंट टेक्निक यूज बाय द क्रिमिनल्स। एंड इसमें अगर हम बात करें द इंश्योरेंस ऑफ द पर्पल नोटिस नॉट ओनली स्ट्रेंथन इंटरनेशनल अवेयरनेस अबाउट द ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क बट ऑल्सो हाईलाइट्स इंडियाज लीडिंग रोल इन शेपिंग कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे जो पर्पल नोटिस है इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज को लेकर पर्पल नोटिस को इशू किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप वो एक इंटरनेशनल कंसर्न बन जाता है, एंड बाहर के देशों में भी इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। और अदर नोटिस की बात करें तो इसमें आता है रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड सिल्वर नोटिस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक है आपका ये पर्पल नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 25th समिट ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड ऑन 30th एंड 31st अगस्त 2025 इन तियानजान, चाइना। तो हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ एससीओ समिट को, एंड यहाँ पे मेरे को इसलिए ये क्वेश्चन लाना था क्योंकि मेरे को थीम यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। तो एससीओ की मीटिंग है 25th एडिशन कहाँ पर हुई है, तियानजान चाइना में हुई है, एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी ने। एंड इसमें बात करें इसकी थीम की, वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, दैट इज प्रिजर्विंग द संघाई स्पिरिट डायनेमिक्स एससीओ। तो ये 2025 की 25th एडिशन की यहाँ पर थीम बन जाती है एससीओ समिट की। एग्जाम में पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना है, प्रिजर्विंग द संघाई स्पिरिट डायनेमिक एससीओ, राइट। क्योंकि अभी समिट ने रिव्यू किया 25 ईयर ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो अडॉप्ट अ 10-year डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, राइट। तो याद रहेगा आपका ये, एंड एससीओ का मतलब है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो इंडेक्स एंड रैंकिंग वाली जो वीडियो है वो जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि अभी आपकी आज एक मैराथन आएगी विच इज़ ऑन द यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है 6 एंड 7 ऑफ सितंबर को। उसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें यूपी के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को मैंने डिस्कस किया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि रिलेटेड है यूपी से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो लेक्चर रहेगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो बात करिए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई, तो ये कौन बने हैं, तो ध्यान रखना इनका नाम, ये बन जाएंगे, ये बने हैं कौन, दैट इज डॉक्टर दीपक मित्तल, ठीक है। तो डॉक्टर डीएम ये बने हैं कौन, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी यूएई। फिर बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये किसको दिया गया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एजुकेट गर्ल्स, तो इसको मिला है ये अवार्ड इंडिया की, अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया से किसको मिला है, एजुकेट गर्ल्स को मिला है, जो कि राजस्थान से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बात करें 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, तो इसमें इंडिया की रैंक आती है 115, एंड टॉप पर आता है कौन सा, दैट इज आइसलैंड। फिर बात करें अगर हम किस चीज़ की, फर्स्ट ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड की, तो इसको लॉन्च किया किसने, यूनिटी बैंक ने, इन द कोलैबोरेशन विद दी भारत पे, ठीक है। तो भारत पे के साथ में मिलकर इन्होंने फर्स्ट ईएमआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया है। फिर बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, तो ये कौन बनी है अभी, तो ये बनी है टीसीए कल्याणी। फिर बात करें वर्ल्ड कोकोनट्स डे 2 सितंबर, ये है। बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप में अभी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने, चिराग शेट्टी ने, और चिराग और क्या नाम था उनका, एक सेकंड, चिराग और सात्विक, हाँ सात्विक ने और चिराग ने, इन दोनों की जोड़ी ने अभी जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। कौशल्या डैम ये हरियाणा में है। घग्गर रिवर न्यूज़ में है क्योंकि ये जो आपका मालवा रीजन है, कहाँ का, पंजाब का, वहाँ पे काफ़ी फ्लड करती है, तो इसलिए न्यूज़ में है, दैट इज मालवा रीजन ऑफ पंजाब, राइट। एंड इसके अलावा बात करें अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की, एमोक, तो ये न्यूज़ में क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भी डिक्लाइन कर रहा है,
तो इसलिए न्यूज़ में है। फिर बात करें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 की, इसको आप यूएस के कॉन्टेक्स्ट से याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ, युद्ध अभ्यास 2025 की बात करें तो ये हुआ है इंडिया एंड यूएसए के बीच में। कब से कब तक चलेगा ये? तो ये 1 सितंबर से शुरू हुआ है, 14 सितंबर तक ये चलने वाला है। मिशेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से अभी रिटायरमेंट ले ली है। एडी न्यूज़ में, क्योंकि इसने पर्पल नोटिस को इशू किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में? यहाँ पे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के कॉम्प्लेक्स केस को लेकर इन्होंने पर्पल नोटिस को इशू किया है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 25th मीटिंग हुई है कहाँ पर? चाइना के तियानजियान में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया नरेंद्र मोदी ने, एंड इसकी जो थीम थी वो हो जाएगी प्रिजर्विंग द संघाई स्पिरिट एंड डायनामिक एससीओ। तो ये इसकी थीम भी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा आपका कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली विच मेडल वाज वॉन बाय नीरज चोपड़ा, तो ये था सिल्वर मेडल। और आज आपको बताना है कमेंट करके कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज हाई कमिश्नर टू द कनाडा, राइट। एंड सीए का रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया एंड जापान के बीच में कोलैबोरेशन है, किस चीज़ को लेकर? चंद्रयान 5 को लेकर। नंगरहार प्रोविंस है अफगानिस्तान का, जहाँ पे एक मैग्नीट्यूड 6.0 का एक अर्थक्वेक है, जिसके बाद में काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है। एक जनरक्षक प्रोजेक्ट है अंडर 112, इसको इनॉग्रेट किया अमित शाह जी ने। आदिवानी नाम से एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल है फॉर द ट्राइबल्स लैंग्वेज। सबैटिकल लीव स्कीम को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट ये है आपका सिक्किम। एआई पावर्ड आंगनवाड़ी महाराष्ट्र में है। माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट ये झारखंड में है। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर ये तमिलनाडु में है। और आपने बताना है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, बांग्लादेश के पीएम कौन है, श्रीलंका के पीएम कौन है, पाटा गोल्ड अवार्ड किसे मिला है, स्ट्रेट डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस ये पहला स्टेट कौन सा जिसने कि यहाँ पे इस गाइडलाइंस को इशू किया है, एंड दोस्ती इनिशिएटिव ये किस चीज़ को लेकर है, दोस्ती की फुल फॉर्म क्या है। तो ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। एंड कॉम्बो ऑफर इसमें करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।